डियर एस्पिरेंट्स, आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम ये 5 टॉपिक्स आज लेकर के आए हैं, जिसमें पहला टॉपिक्स है विंबलडन टेनिस का। विंबलडन टेनिस जो कुछ दिन पहले ही ये इसका खेल हुआ है और आपको पता होना चाहिए ये ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आता है। ग्रैंड स्लैम में 4 टेनिस खेल आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा जो है वो यूएस ओपन है। तो उसी के संदर्भ में ये तीसरा भी हो चुका। पहला जो होता है वो जनवरी लास्ट फरवरी ऐसा हमने बताया था। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद क्या हुआ विंबलडन हुआ, उसके बाद क्या आएगा अब यूएस ओपन आएगा सितंबर अक्टूबर में जो होगा। तो फिलहाल इसको आप ध्यान में रखेंगे और अपने करंट अफेयर्स में इसको नोट करेंगे। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सा तथ्य आपके लिए उपयोगी है। तो पहला लिखा हुआ है कि विंबलडन 2026 का आयोजन 19 जून से 12 जुलाई के बीच लंदन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये समझे या कहाँ संपन्न हुआ, तो लंदन में संपन्न हुआ है ना, लंदन में संपन्न हुआ। और ये डेट मेंशन याद ना रखेंगे, ये नहीं पूछता है उतना, आप सिर्फ याद रखेंगे कहाँ होता है ये खेल ही होता है, ये चेंज होके नहीं होता है, लंदन में फिक्स है, लंदन में हुआ। ठीक है। उसके बाद इस साल पुरुष एकल की बात कर रहा है, तो पुरुष ये एकल में यानिक सिनर, कहीं कहीं जानिक सिनर भी है और यानिक सिनर भी है, तो ध्यान में रखेंगे आप। यानिक सिनर ने पुरुष एकल खिताब जीता। वही महिला एकल की बात करें तो लिंडा नोस्कोवा ने जीता, है ना। तो ये महिला एकल थी और वो कौन थे, पुरुष एकल थे। इस दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। विशेष और इसमें ध्यान रखने लायक नहीं है कुछ, आप अपडेट होते रहेंगे। ये आया है अब, ये आपका जो 26 जुलाई को बीपीएससी 72वीं होगा, उसमें तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आगे जो एग्जाम आने वाले हैं बीएसएससी के या फिर और भी एग्जाम रेलवे वगैरह सबके या फिर एसएससी के, तो उस समय ये सब काम देगा। तो आप अपने जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं, उसमें इसको नया नया अपडेट के साथ उसको नोट करते रहें। ध्यान में क्या और रखेंगे, जो न्यूज जब का है तो आप जब नोट्स अपना बनाते हैं तो उसके बगल में मेंशन कर दिया करें, क्योंकि जब आप छटनी करते हैं कुछ दिन के बाद कि ये कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स और ये कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें पता नहीं चल पाता है कि कब कब का न्यूज है। आप एक ही बार 6 महीना का है ना एक कॉपी बनाते हैं, स्पेशल फिर साल भर का होता है, इस तरह से बनाते रहते हैं। तो हल्का हल्का क्या करें आप, वहां पर साइड में कहीं पर डेट मेंशन कर दे तो ठीक रहेगा वो छांटने में। एक चीज और इसमें ध्यान में रखेंगे, महिला और पुरुष जो विजेता है इसको कितना रुपए मिलता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो हमारे इंडियन रुपी के हिसाब से 46 करोड़ मिलता है। कितना मिलता है, 46 करोड़ मिलता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं। अब एक नया न्यूज आया, जुगनू। जुगनू ये क्या है, तो ये एक नेचर का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड माना जाता है जुगनू को। जुगनू क्या होता है, जिसको आप भगजुगनी बोलते हैं, है ना। उसमें एक लाइट होता है जो जलता रहता है, उस लाइट का अपना कुछ महत्व होता है। अगर मान लीजिए जिस एरिया में ज्यादा भगजुगनी या फिर जिसको जुगनू है वो आप अगर देख रहे हैं तो समझिए वहां का वातावरण काफी स्वच्छ है ना। तो अब इससे संबंध ये भागलपुर में आप ध्यान में रखेंगे, इसकी शुरुआत हो रही है। एक पार्क बन रहा है भागलपुर में, बिहार का है ना, बिहार का पहला फायरफ्लाई पार्क जो है वो भागलपुर में बन रहा है। इससे संबंधित कुछ न्यूज देखेंगे और भी कुछ अगर इसमें लिखा है तो आप ये भी देखें। जुगनू इन्वायरमेंट के हेल्थ इंडिकेटर होते हैं, है ना। ये हेल्थ इंडिकेटर वातावरण स्वच्छ है, जैसा कि हमने बताया यहाँ का वातावरण स्वच्छ है या नहीं है। अगर यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आपको जुगनू कभी दिख जाए, है ना, तो समझिए अब कभी मतलब क्या अभी दिख गया कुछ दिन के बाद प्रदूषित नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर दिख रहा है वहां पर बार बार दिख रहा है ना, तो समझिए वो स्थान क्या है, काफी मतलब स्वच्छ है। इससे संबंधित देखेंगे आगे, जुगनू में लाइट की किसी धारण लिक्विड के कारण नहीं होता है। उसमें कोई जो जुगनू लाइट जो जलता रहता है वो कोई लिक्विड के कारण नहीं है कि गिर रहा है जल रहा है, गिर रहा है जल रहा है ना, बल्कि उनके शरीर में होने वाला एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है वो लाइट जलता रहता है।
जिसे क्या कहा जाता है, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। बायोल्यूमिनेसेंस है ना, बायोल्यूमिनेसेंस, इसे आप ध्यान में रखेंगे, कहा जाता है जिसके कारण यह लाइट जलती है, जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, किसके कारण होता है, के कारण जलती है, जिसे क्या कहा जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस। इसमें आप आगे देखेंगे दो तरह का आता है, दो तरह का, जैसे एक आता है ल्यूसीफेरिन और दूसरा क्या आता है, ल्यूसीफेरस, है ना, ल्यूसीफेरिन और दूसरा क्या है, ल्यूसीफेरस। तो ध्यान में रखेंगे ल्यूसीफेरस का क्या है ये, या जुगनू के पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है और एक मुख्य रासायनिक यौगिक है जो प्रकाश पैदा करता है, मुख्य रासायनिक यौगिक भी है जो प्रकाश क्या करता है, पैदा करता है, जो जुगनू के पेट के नीचे पाया जाता है। वहीं लूसीफेरस की बात करें तो यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम है ना, एंजाइम है। इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया की गति को यह एंजाइम क्या करता है, बढ़ाता रहता है। फिर आगे देखते हैं यह लाइट कैसे जलती है, तो जब जुगनू श्वास लेता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन O2 जो होता है उसके शरीर के अंदर ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरस एंजाइम के साथ मिलता है। जब वो श्वास लेता है जुगनू तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है, जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो वो शरीर के अंदर जो मौजूद ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरस जो होता है एंजाइम, उसके साथ ये मिलता है। मिलने के बाद क्या होता है, इसके साथ ही शरीर में मौजूद जो होता है मैग्नीशियम आयन जो होता है और एटीपी ऊर्जा, इस दोनों की उपस्थिति में यह रासायनिक प्रतिक्रिया पूरी होती है ना, करना शुरू कर देता है रासायनिक प्रतिक्रिया और यह पूरा हो जाता है। इस ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण ही जुगनू के शरीर से ठंडी रोशनी निकलती है। रोशनी में भी आप अधिकांश सभी रोशनी तो ऐसा देखा जाता है उसके बगल में थोड़ा सा अनुभव करें तो गर्मी का अनुभव होता है ना, लेकिन ये ऐसा रोशनी है जो क्या करता है, उसके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। ठीक है, फिर आगे इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं, तो ये कह रहा है भागलपुर के जुगनू पार्क है ना, भागलपुर ध्यान में रखनी है, बिहार का है ना, भागलपुर के जुगनू पार्क से जुड़े कुछ प्रशासनिक और तकनीकी तथ्य नीचे दिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। बिहार का यह पहला पार्क है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, बिहार का यह पहला पार्क है। क्या लिखा है, यह बिहार का पहला ऐसा पार्क है जो विशेष रूप से जुगनुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित है। दूसरा पॉइंट क्या है, सटीक स्थान, यह भागलपुर के बरारी क्षेत्र में स्थित है। बरारी क्षेत्र को आप ध्यान में रखेंगे, और बरारी कहाँ है, किलकारी बिहार बाल भवन है भागलपुर में, है ना, वही जो है वहीं पर आपको बरारी क्षेत्र मिलेगा और उसी में यह इस स्थान को चूज किया गया है, चयन किया गया है। परिसर में लगभग 1 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है, परिसर में लगभग 1 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है यह पार्क। उसके बाद है प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो बढ़ते कंक्रीटीकरण और प्रदूषण के कारण तेजी से लुप्त हो रहे जुगनुओं को प्राकृतिक आवास प्रदान करना और उनकी आबादी को बढ़ाना। एक पता जैसे चलता है इंडिकेटर के फॉर्म में, तो ये जो ये सब जो लाइट लग रहा है रोड पर, है ना, उसके कारण क्या होता है, उसे उस जगह को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ता है, लाइट पोल्यूशन जो होता है उसके कारण उसे दूसरी जगह जाना पड़ता है। उसके बाद है शोध और शिक्षा के बारे में, इसे एक रिसर्च के रूप में देखा जाता है जहां स्कूली बच्चे और वैज्ञानिक जुगनुओं के जीवन चक्र और उनके बायोल्यूमिनेसेंस चमकने की जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों को वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ाने की जो व्यवस्था हो रही है बिहार में, उसका शुभारंभ ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, अनुकूल वातावरण की बात कर रहा है, पार्क में जुगनुओं को आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से वैसे ही पौधे, झाड़ियां और नमी वाले स्थान तैयार किए जा रहे हैं जो उनके प्रजनन के लिए जरूरी है। तो ध्यान में यह भी रखेंगे, यह क्या करता है, मीटिंग के लिए भी एक नर मादा को अट्रैक्ट करता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये जगह खोजने लगता है फिर मीटिंग करने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में उसी तरह का झाड़ी और पौधा लगाया जाए ताकि उसको लगे कि नहीं यहाँ पर हम सुरक्षित मीटिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा। आगे देखेंगे वैज्ञानिक सहयोग के बारे में, तो इस पार्क के तकनीकी मॉडल को तैयार करने और जुगनुओं के संरक्षण के तरीकों के लिए रायपुर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की मदद ली गई थी, है ना। तो ये था भागलपुर में जुगनू पार्क जो बन रहा है उसके बारे में। अब आगे हम तीसरा टॉपिक देखते हैं,
तो वेस्ट बंगाल ज्वाइन आयुष भारत। अभी तक आयुष भारत भारत के सभी 27 राज्य और यानी कि 28 है और 27 राज्य और प्लस 8 जो केंद्र शासित यानी 35 जो टोटल थे, टोटल मतलब 36 है, तो 35 जो थे वो आयुष्मान भारत को ज्वाइन कर चुके थे। मात्र एक वेस्ट बंगाल जो है ये ज्वाइन नहीं किया हुआ था। तो बीजेपी का वहां पर सरकार बनते ही उसके बाद इसको भी ज्वाइन करना, ये भी ज्वाइन किया और इस तरह अब भारत में कुल 36 जो राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सभी आयुष्मान ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ध्यान में रखेंगे, सभी राज्य अब बिल्कुल इससे जुड़ चुके हैं। इससे संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं। तो आयुष्मान भारत पीएम जय से पश्चिम बंगाल जुड़ा, है ना। आयुष्मान भारत पीएम जय से पश्चिम बंगाल जुड़ा। अब देश में 36 राज्य, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों इंक्लूड है, योजना से यह जुड़ चुका है। तो इस योजना से टोटल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं भारत के। फिर आगे है पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना, ये फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ए फॉर आयुष्मान, है ना, बी फॉर भारत, पी फॉर प्रधानमंत्री, है ना, एम फॉर मैन, उसके बाद एम फॉर मिनिस्टर मंत्री, है ना, मंत्री, जे फॉर जन, ए फॉर आरोग्य, ए फॉर वाई फॉर योजना। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। एबीपीएम जय जो योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है ना। तो 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बना है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए बन सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। फिर आगे है पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद यह योजना लागू हुआ। तो किसके किसके बीच यह समझौता हुआ, तो पश्चिम बंगाल सरकार और यानी शुभेंदु अधिकारी का जो है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच क्या हुआ, समझौता होता है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत पीएम जय का देशव्यापी विस्तार हो गया, इस तरह पूरे देश में लागू हो गया। योजना के तहत पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर द्वितीयक और तृतीयक उपचार हेतु, फर्स्ट उपचार के लिए नहीं दिया रहा है, जा रहा है ना। जब बढ़ गया, मान लीजिए स्टार्टिंग वाला नहीं दिया, तो द्वितीय चरण में जो आप इलाज करवाएंगे, तृतीय चरण में जो करवाएंगे, तब ये बीमा कवर करता है। तो ध्यान में ये भी रखेंगे। फिर क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल में लगभग 1.443 यानी 43 करोड़ 1,43,00,000 परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आप ये सब भी ध्यान में रखेंगे। फिर आगे देखते हैं अगला न्यूज मेरे पास है। अब 35 सेकंड में अपराधी की पहचान की जाएगी। एक ऐप है अभिज्ञान ऐप। अभिज्ञान ऐप है जिसे जिसे अमित शाह ने लॉन्च किया, अभिज्ञान ऐप को। ये क्या करेगा, फिंगरप्रिंट के जरिए पता कर लेगा ये अपराधी है या नहीं है। यानी कि बहुत ऐसे अपराधी हैं जो भाग चुके हैं या फिर उसका सजा पूरा होकर के वो आए हैं और टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वैसे कंडीशन में अगर पुलिस जा रही है और उसको चेक करेगा, तो उसका रिकॉर्ड अगर एक संस्था है, अगर उससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में उसका नाम आ जाएगा अपराधी की श्रेणी में। ठीक है ना, तो बहुत फायदा होगा इससे, तो ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ी बात की मोबाइल ऐप में अब चालू होगा, मोबाइल में भी चालू हो जाएगा, तो काफी जानकारी इससे मिलेगी। इससे संबंधित कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। तो हाल ही में खबर के अनुसार अभिज्ञान ऐप जो है, अभिज्ञान ऐप नाम ध्यान में रखेंगे। अभिज्ञान ऐप भारत सरकार द्वारा पुलिस और आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। फिर क्या है मुख्य बिंदु, लॉन्च कौन किया है, तो अमित शाह ने किया, है ना, अमित शाह ने किया। उसके बाद उद्देश्य क्या है इसका, तो अंगूठे के निशान के माध्यम से किसी व्यक्ति का रियल टाइम पहचान करना। तो उस स्थिति में वो क्या है ना, रियल टाइम में उसकी स्थिति को पता चला, किस तरह की स्थिति का, आपराधिक स्थिति का पता चलाना, है ना, पता चलना। कैसे काम करता है ये, तो पुलिस स्मार्टफोन से फिंगरप्रिंट स्कैन कर अधिकृत डेटाबेस से पहचान की पुष्टि करती है। फिर आगे देखेंगे लाभ इससे क्या है, उद्देश्य क्या हो तो होगा इससे, है ना। इसकी विशेषताएं क्या है, अपराधियों की तेजी से पहचान हो पाएगी, जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी। पहला क्या था, अपराधियों को तेजी से पहचान होगी, जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी,
डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा, एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना, ये सब क्या है इसके लाभ के अंतर्गत आएंगे। फिर आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं और ये लास्ट एक क्यूएस रैंकिंग होता है जिसमें विश्वविद्यालयों की रैंकिंग दी जाती है। विश्व भर में 1504 विश्वविद्यालयों को आकलित किया जाता है और तब जाकर के उसको रैंक दिया जाता है ना? तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक तो देखेंगे, साथ में अपने भारत की क्या स्थिति है इसमें उसको भी देखेंगे। तो देखते हैं हम डायरेक्ट, तो यहाँ पर देखते हैं जारी कौन करता है, तो क्यूएस है ना? क्यूएस क्या है? क्वाक्वारेलिस साइमंड्स है ना? क्वाक्वारेली साइमंड्स। जारी करने की तिथि नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, इस जारीकर्ता को आप ध्यान में रखेंगे। संस्करण की बात करें तो संस्करण भी यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, रैंकिंग 2027 दिख रहा है। इस संस्करण में कितने विश्वविद्यालयों को मूल्यांकन किया, तो 1504 को किया। जैसा कि हमने बताया, रैंकिंग के प्रमुख जो मापदंड होता है वो शैक्षणिक प्रतिष्ठा होता है, नियोक्ता प्रतिष्ठा होता है, शोध प्रभाव होता है, शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात होता है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क होता है, सस्टेनेबिलिटी होता है, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स होता है। ये सब मापदंड है जिसके आधार पर रैंकिंग दिया जाता है। साथ में आप यह भी ध्यान में रखेंगे, ये जो अमेरिका के हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी जो है टॉप पर है अमेरिका का एमआईटी। उसके बाद दूसरा जो है इंपीरियल कॉलेज लंदन का है ना, ध्यान में रखेंगे। यूनाइटेड किंगडम का यूके का क्या है, तीसरा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का। तो ये तीन याद रखेंगे। चौथा भी अगर देखें तो यूनाइटेड किंगडम का ऑक्सफोर्ड है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो 5वें स्थान पर है। तो ध्यान में रखेंगे। भारत की बात करें तो भारत में आईआईटी दिल्ली जो है भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त संस्थान रहा है। वहीं पर आईआईटी बॉम्बे दूसरे स्थान पर और आईआईटी मद्रास तीसरे स्थान पर है ना। इस तरह से हम देखते हैं है ना। खड़गपुर का क्या है, चौथा स्थान है, कानपुर का 5वां है, रुड़की का 6ठा है, गुवाहाटी का 7वां है, बेंगलुरु का 8वां है। इस तरह से हम देखते हैं विश्वविद्यालय की रैंकिंग। इसी तरह हम और भी छोटे-छोटे समय अंतराल में आपका प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स उसको लेकर के आएँगे और आशा करते हैं कि ध्यान से अगर सुनेंगे तो ये यही याद हो जाएगा। और एक बार अगर आप किसी चीज़ को पढ़ कर के जाते हैं तो परीक्षा में जब आप एलिमिनेशन मेथड सब यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं ये फ़ायदा करता है ना? तो ध्यान से सुने, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं ना? तो ऐसे कंडीशन में ऑफिसर वाला लक्षण रखें, तो ध्यान से सुनने की, ध्यान से लिखने की ये प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर आपके सामने आएँगे, तब तक के लिए धन्यवाद।